मंच पर विराजमान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे पुराने मित्र श्री उपेंद्र राय जी, हमारे भाई आशीष उषा अग्रवाल जी और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल जी, संयोजक श्री सुदेश तिवारी जी, श्रीमती रचना जौहरी जी, श्री संजीव श्रीवास्तव जी, श्री मनोहर लंबोदिया जी, श्री राजेंद्र वाघमारे जी, श्री आलोक वाजपेयी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी समाज में ज्ञान के संवहन में लगे हुए पत्रकार बहन और भाइयों, जैसा कि अभी पचौरी जी ने भी कहा कि देखिए आज कितने सुखद संयोग है कि आज हम अहिल्याबाई जी की धरती पर हैं और हनुमत जयंती है। हनुमान जी के साथ समस्या क्या थी? शक्ति तो अपरिमित थी, परंतु वो शक्ति भूले हुए थे। किसी को आवश्यकता पड़ती थी कि शक्ति याद दिलाई जाए। तो आज भारत भी, जो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो अनादिकाल से आज तक अपने को बचा कर रखी हुई है, वो भी अपनी शक्ति भूली हुई है और अब धीरे धीरे उसको शक्ति याद आ रही है। तो मुझे लगता है पत्रकार जगत का वह दायित्व है जो एक दौर में हनुमान जी को याद दिलाने के लिए प्रयोग हुआ था कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रकार जगत निश्चित रूप से भारत की उस सुप्त चेतना को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण और महती भूमिका निभाएगा। तीसरा एक और सुखद अवसर है। आज 12 अप्रैल है। आज का दिन ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत लैंडमार्क इवेंट का दिन है। मनुष्य जाति के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना आज के दिन हुई थी। 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में गया था। यूरी गैगरिन बिकेम द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड इनटू स्पेस ऑन 12th of April 1961। और उस दिन हम एआई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी जिस दिन टेक्नोलॉजी में एक अभूतपूर्व अकल्पनीय छलांग लगाई गई थी, उस दिन हम बैठकर टेक्नोलॉजी के एक विस्मयकारी भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं। परंतु मैं यहां पर, इससे मेरे मन में यह भी विचार आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि उपेंद्र राय जी ने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ समस्या लाएगी, वो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान लाएगी। और सबसे बड़ा समाधान ये निकालेगी कि जिस इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो ये बताएगी कि वो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी हो सकती है। इसलिए किसी को अपनी इंटेलिजेंस पे बहुत नाज करने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो प्रूव द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो फिर महत्व किस बात का है? महत्व इस बात का है कि उस इंटेलिजेंस को प्रयोग करने वाला विचार कैसे होगा। यानी इंटेलिजेंस तो बुद्धि का क्षेत्र है, मगर मन वो चीज है जो बुद्धि को प्रेरित करती है। जो हमारे यहां अंतःकरण चतुष्टय कहे गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो बुद्धि को मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति माना गया है। अब यहां से मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी एक नए डायमेंशन में प्रवेश करेगी जब यह समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस तो आपने कर लिया, पर उस इंटेलिजेंस का मोटिवेशन फैक्टर कहां पे था? वो था मन। और मन अनुभूति का विषय है। इंटेलिजेंस अनुभूति नहीं करा सकती, बुद्धि प्रतिक्रिया दे सकती है, अनुभूति नहीं करा सकती है। इसलिए मुझे याद आता है कि जब आदमी चांद पे पहुंच गया था और अंतरिक्ष में पहुंच गया था, मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिमिट है, यानी किस ऊंचाई तक ले जा सकती है और कहां पे जाके वो बंध जाती है, उसका अंतर वो बताती है। इंटेलिजेंस हमको ऐसा एनालिसिस दे देगी, ऐसे नॉलेज के बेस पे पहुंचा देगी, पर जैसा कि उपेंद्र राय जी ने कहा कि जब पूछा गया कि तुमने कैसे हरा दिया, तो उसके अंदर अनुभूति नहीं होगी। तो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो हरित शस्य शीतल जल से भी बुझ न सकी, वो भूख प्यास से लिखी कष्ट की करुण कथा। ये जो अनुभूति है सुख की दुख की, ये एआई में होना मुश्किल है। परंतु
मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखें और उसके समाज और पत्रकारिता पे पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो आपको बहुत सी चीजें एक समझ में आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 125 ईयर्स में जितने भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हुए हैं उसको सिर्फ 3 शब्दों में समराइज कर दीजिए। 3 वाक्यों में नहीं कह रहा हूं, 3 शब्दों में। तो वो क्या है? एटम, कंप्यूटर एंड जीन्स। लगभग सब कुछ इसमें आ गया। और यही 3 वो क्षेत्र हैं जहां पर एआई भविष्य में नए द्वार खोलने वाली है। कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर का दौर, जीन्स में नई जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर, और एटम के अंदर जाके नैनो टेक्नोलॉजी का दौर। यह किस प्रकार के द्वार खोलेगा, किस ढंग की चुनौतियां लाएगा और किस ढंग की नई संभावनाएं लाएगा, यह हमारे लिए विचार करने का विषय है। एक मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। देखिए, अभी जो कंप्यूटर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। आप सबको पता होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म बाइनरी पे चलता है, 0101। मगर अब जाके हम जब क्वांटम कंप्यूटर के फेस में आएंगे तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे नहीं चलता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे चलता है। अब आप कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या अंतर है? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहता है 0-1, यानी एक चीज है या नहीं है, इस बेस पर हम कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है वो जो अनेक संभावनाओं को हम साइमल्टेनियसली एनालिसिस करते हुए जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप में से कोई व्यक्ति जो मंच पे बैठा है वो कोई चीज खाए और कहे ये मीठा है, तो डिटर्मिनिस्टिक डिजिटल मॉडल क्या कहेगा? मीठा है तो बाइनरी है, 1 मतलब मीठा है और 0 मतलब मीठा नहीं है। परंतु प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या कहेगा? जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा मीठा है तो जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनके मन में अनेक संभावनाएं एक साथ क्रिएट हो गई, क्योंकि देखिए वो अनुभूति उसकी अलग है। अब आप उस अनुभूति को तलाशने के लिए अनेक संभावनाएं क्रिएट हुई और आपके मन में आना शुरू, आम जैसा मीठा है, अमरूद जैसा मीठा है, कि सेब जैसा मीठा है, कि लीची जैसा मीठा है, कि मिठाई जैसा मीठा है, कि जलेबी जैसा मीठा है। और ऐसी मिठास को आपने जीवन में जब जब अनुभव किया होगा वो सारी संभावनाएं एक साथ आपके माइंड में प्रोसेस होनी शुरू हुई। यानी एक वर्ड से अगर देखें तो इस सभागार में मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज साइमल्टेनियसली अराइज करना शुरू हुई। जो कह रहे हैं ना कि एआई और क्वांटम कंप्यूटर जल्दी कैलकुलेट कर लेता है। अब यहीं पर आप समझिए, अगर लोगों ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी होगी आप में से जिन्होंने, जिसको कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स, जहां पर वो वेव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कोलैप्स कर गई, यानी आपको अपने जीवन में जो मीठा सबसे अच्छा लगा होगा, अचानक आपके मन में वो अनुभूति उत्पन्न होगी और आप कहेंगे ये जलेबी जैसा मीठा है, तो कोई दूसरा कहेगा ये रबड़ी जैसा मीठा है। वो वेव फंक्शन कोलैप्स हुआ। इसको आप समझ सकते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज को एक नए डायमेंशन पे ले जा रही है, मगर वो अनुभूति के दरवाजे पर ले जाकर भी खड़ी कर रही है। और जब अनुभूति का विषय आएगा तो आप ये तय मान लीजिए कि अनुभूति पे सबसे बड़ी पीएचडी और सबसे बड़ी एक्सपर्टीज दुनिया में कहीं है तो भारत में है। क्यों? अगर आप देखें तो भारत में यह क्षमता क्यों है? हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं जहां आज तक आपने क्रांति नहीं सुनी होगी। रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सब बड़े देशों में क्रांति हुई, भारत में क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में सब कुछ बाहर नहीं खोजा जाता है। भारत में कहा जाता अंदर जाके खोजो। इसीलिए जब आप अंदर जाते हैं तो पहले तो आपको लगता है कि आप डाउनवर्ड नीचे उतर रहे हैं, फिर एक स्टेज के बाद आपका अपवर्ड मोशन शुरू हो जाता है, जिसे आप मकर संक्रांति वर्ड कहते हैं। मतलब क्या होता है कि दक्षिण की तरफ से सूर्य उत्तरायण की तरफ जाता है, तो जब हम अपनी ऊर्जा को डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ले जाने में सफल होते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। भारत संक्रांति की भूमि है, क्रांति की भूमि नहीं है। और वो संक्रांति की भूमि है। आप कहेंगे ये तो बड़ी फिलॉसफिकल सी बात हो गई, इसमें प्रैक्टिकलिटी क्या है? तो मैं कहना चाहता हूं अभी प्रैक्टिकलिटी देखिए। कुंभ में 66 करोड़ लोग एकत्र हुए और एक भी छेड़खानी का केस नहीं दर्ज हुआ। जरा आप सोचिए, एक भी प्रकार के मारपीट के केस नहीं दर्ज हुए। एक दुर्घटना हुई वो बात अलग थी, परंतु एक भी केस
मारपीट का, एक भी केस छेड़खानी का, इतने करोड़ लोग 45 दिन तक आए नहीं हो, यह दिखाता है कि सोसाइटी के अंदर कोई एक इनहेरेंट सॉफ्टवेयर है जो एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे जाके आपको रोकता है। और 50 लाख लोग बाहर से आए, वो किस लिए आए और किसको देखने आ रहे हैं? एक नागा सन्यासी को, जो किस चीज के लिए है? देखिए, दुनिया के सॉफ्टवेयर ने हमें क्या बताया कि दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा किस काम के लिए करता है? कहते हैं साहब, मार्क्स ने कहा पैसे के लिए करता है। बस पैसा आ जाए सब कुछ खुश, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फिर दूसरे ने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा नहीं, पैसा नहीं, फिजिकल प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक वो फ्रेंच थिंकर था जिसने कहा नहीं, नेम एंड फेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि समाज में मेरी इज्जत हो। फिर जैसा कि अभी उपेंद्र राय जी बता रहे थे, एक मैक्स वेबर हुए हैं जिन्होंने सांस्कृतिक प्रभाव आर्थिक विकास पे कैसे होगा उस पर अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि जो रोमन कैथोलिक कंट्रीज हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, प्रोटेस्टेंट कंट्रीज ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच प्रोटेस्टेंट में है, रोमन कैथोलिक कंट्रीज में नहीं है। ये उन्होंने 1910-20 में कहा था, और ये सच भी था। ग्रीस ग्रो नहीं कर रहा था, यूनान ग्रो नहीं कर रहा था, ईस्टर्न यूरोप ग्रो नहीं कर रहा था, ये सब रोमन कैथोलिक थे। जो प्रोटेस्टेंट थे, ब्रिटेन ग्रो कर रहा था, अमेरिका ग्रो कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्रो कर रहे थे। उन्होंने एक और बात लिखी थी, उन्होंने कहा था 2 कंट्रीज देश में ऐसे हैं जो कभी ग्रो ही नहीं कर सकते, ये हमेशा धरती पे बाहर रहेंगे, भारत और चीन। उन्होंने कहा चूंकि ये एक हिंदू हैं और बौद्ध हैं, ये तो कर्म में विश्वास रखते हैं, ये तो अगले पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं, ये तो इस चीज के बारे में विश्वास ही नहीं रखते कि मुझे जाकर छीन कर प्राप्त करना है। अब सोचिए, मार्क्स वेबर जहां होंगे उनसे आज पूछिए कि आज क्या स्थिति 100 साल के बाद। इसीलिए कई बार आप तात्कालिक इंटेलिजेंस से जो भी सोचते हैं, हम कहां से कहां दुनिया पहुंचती है। अब मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि जो लोग आए विदेश से, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी आई। आप सोचिए वो लोग यहां आकर क्या प्राप्त कर रहे थे? जानते क्या प्राप्त कर रहे थे? वो कुछ ऐसा देख रहे थे कि उनकी थिंकिंग पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाती थी। जब वो नागा सन्यासी को देखते थे तो उन्हें लगता था ना तो ये पैसे के लिए कर रहा है, न ये फिजिकल प्लेजर के लिए, और न इसको नेम और फेम चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि नागा सन्यासी के पास कोई जाए जिसका काम हो भी गया, वो थैंक्स देने जाए तो वो लोग डांट डपट के भगा देते हैं। कभी कभी लगता है गाली गलौज से भगा देते हैं। आप लोगों को लगता है ये कौन सी बात है, हम तो इनको थैंक्स देने आए थे। आप नहीं समझ पाते वो ऐसा क्यों करते हैं। उनको पता है कि प्रसिद्धि से भी दूर रहना है, वरना प्रसिद्ध भी माया का एक हिस्सा है, जिसे कहते हैं कंचन कामनी और कीर्ति। इसमें कीर्ति का मोह सबसे प्रबल होता है, तो वो उससे भी अपने को डिस्टेंस रखना चाहते हैं। इसलिए जब वेस्ट का व्यक्ति आता है तो उसकी बुद्धि परप्लेक्स्ड हो जाती है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति उसे क्या संदेश देती है कि वो सुख खोजें भौतिकता में, वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर मैक्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्रायड भी फेल। क्यों? क्योंकि ये कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, ये बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, ये अनुभूति का विषय है। और जब आप अनुभूति के विषय में आएंगे तब आप इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जाने में सफल होंगे। तो भारत उस चीज को दर्शाता है। और एक और बात आप समझिए, जो हम इस फील्ड में आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। यदि आप ये समझें कि दुनिया की राजनीति को टेक्नोलॉजी ने कैसे बदला और समाज को राजनीति टेक्नोलॉजी ने कैसे बदला, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वर्ल्ड का पावर सेंटर कौन था? यूरोप, ब्रिटिश साम्राज्य था। क्योंकि पावर सेंटर बनने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो सब यूरोप के पास था। आपके पास स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए, उस समय फाइटर प्लेन्स होने चाहिए, आर्टिलरी होनी चाहिए, टैंक्स होने चाहिए, फाइटर प्लेन्स होने चाहिए। ये सब तो यूरोप में ब्रिटेन और जर्मनी के पास था। मगर सडनली अमेरिका ने एक नई चीज निकाली, एटम बम। अब उसके बाद आपके सारे फाइटर प्लेन्स, आर्टिलरी, मशीन गन सब बेकार हो गया। टेक्नोलॉजी का पैराडाइम शिफ्ट हुआ और पावर का पैराडाइम शिफ्ट होकर यूरोप से अमेरिका में चला गया। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं तो मेरे मन में इस प्रकार का विचार स्वाभाविक रूप से आता है। अब आप देखिए, फिर आज अमेरिका में सबसे अधिक प्रॉस्परस इलाका कौन है? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। क्यों?
जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, अब टेक्नोलॉजी का नया डायमेंशन खुलने लगा और अमेरिका में जो पहले ईस्ट कोस्ट ज्यादा पावरफुल माना जाता था, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का इलाका अब सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स की बेल्ट की तरफ चला गया। यानी यह दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी बदलती है तो दुनिया कैसे बदलती है। हम लोगों को यह देखना होगा कि इस बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में भारत कहां पे खड़ा रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पत्रकार के रूप में विश्लेषण करते हैं, अक्सर साल 2 साल का विश्लेषण करते हैं, बहुत हुआ अगले चुनाव का विश्लेषण करते हैं, यानी बहुत विश्लेषण होगा तो 2029 में क्या होगा इसका विश्लेषण होगा। बहुत किसी ने सोच लिया तो एक चुनाव और आगे का विश्लेषण कर लेंगे 2034, इसके आगे नहीं। पर जब आप डिकेड्स और सेंचुरीज में विश्लेषण करते हैं तब आपको समझ में आता है कि समाज कहां जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहां जा रही है और राजनीति कहां जा रही है। अब आप देखिए 25-25 साल के 5 कालखंडों में पिछले 125 साल को आप विभाजित करिए। 1900 से 1925 फंडामेंटल साइंस खोजी जा रही थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1897 में खोजा गया, प्रोटॉन 1919 में और न्यूट्रॉन 1931 में। उस दौर में भारत कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। वी वर नोवेयर, रादर देन हमारे ऊपर एक स्टैम्प था कि हम अंधविश्वासी हैं। वो एक अलग विषय है, उस सॉफ्टवेयर को भी समझने की जरूरत है, क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है। नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 से 30, 25 से 50। अब इसमें क्या हुआ कि एटम बम आ गया, एक नई चीज आ गई। एटम बम वाले दौर में भी हम कहीं नहीं थे, पर कहीं ना कहीं पीछे खड़े हुए थे। न्यूक्लियर एज में हमारा कहीं ना कहीं स्थान था। आप सबने होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा, आप सबने शायद नाम सुना हो कि सत्येंद्र नाथ बोस का नाम सुना है आप लोगों ने। सत्येंद्र नाथ बोस उसी दौर में हुए थे। ठीक है, उनका रिकग्निशन 2012 में जब हिग्स बोसॉन आया तब लोगों को समझ में आया कि सत्येंद्र नाथ बोस भी कोई थे। अब आप देखिए अगला चरण, यानी पहले चरण में तो हमारा कहीं नामो निशान नहीं था, इसमें नामो निशान था मगर बहुत पीछे थे। 1-2 साइंटिस्ट हमारे यहां थे, अमल कुमार राय चौधरी थे, सत्येंद्र नाथ बोस थे, जेसी बोस ने भी कुछ चीजें दी थी। अब आता है थर्ड क्वार्टर 1950 से 75, अब आए स्पेस एज। अब स्पेस एज में हम कहीं ना कहीं दिख रहे थे। भारत ने अपना आर्यभट्ट जो उपग्रह था 1975 आते आते कर दिया था। इसरो यानी स्पेस अपना बनाने वाले, अपना स्पेस सेंटर बनाने वाले हम दुनिया के वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज में से हो गए थे। तो अगर हम देखें तो जब ये स्पेस एज आई तो उसमें हम पीछे थे मगर थे, और एकदम पीछे नहीं थे, बीच में कहीं नजर आ रहे थे। अब आइए 75 से 2000 के बीच में क्या एज आई? सॉफ्टवेयर की एज। अब सॉफ्टवेयर की एज में हम एक प्रोमिनेंट कंट्री के रूप में उभर रहे थे। सिलिकॉन वैली में आप देखें तो इंडियंस बहुत प्रोमिनेंट स्टेज में थे, और अंतर यह आया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अमेरिका के बाहर जो पहला ऑफिस बनाया वो भारत के बेंगलोर में 1998 में बनाया। यानी आप देखिए जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, भारत की पोजीशनिंग भी एडवांस होती चली जा रही है। अब 2000 से 2025 के दौर में आइए। अब इसमें कौन से दौर आया? इस दौर की मैं शुरुआत मानता हूं 1996 में, जब आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ उस समय विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव की बाजी हुई थी। एक नई अनोखी चीज थी कि भाई कंप्यूटर जो है शतरंज की बाजी खेल रहा है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि 25-30 साल में एआई तक बात पहुंच जाएगी। अब हम एआई के दौर में एंटर किए हैं, और भारत आज की स्थिति में आप इतना ही समझ लीजिए कि वर्ल्ड एआई समिट हुई पेरिस में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें को चेयर बन के गए, यानी सह अध्यक्ष बन के गए, क्योंकि 5G रोल आउट में इंडिया इस समय फास्टेस्ट कंट्रीज में से एक है। अगर आपने ये बात पढ़ी हो कि इस समय जो एआई की एडेप्टेबिलिटी है, उस एआई की एडेप्टेबिलिटी में भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट एडाप्ट करने वाले कंट्रीज में से एक है। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसके बारे में कहा जाता था कि साहब ये तो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगे। चिदम्बरम जी का फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। मगर आज आपको पता है हम नंबर 1 देश नहीं है, सिर्फ 48% दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं, विच इज अमेरिका चाइना को मिला दीजिए कुल मिला के तो उससे ज्यादा हो रहे हैं। यानी आप जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे की कड़ी में दिखाई पड़ रहा है। तो
तो अब 25 से 50 के बीच में जो अमृत काल का मुख्य कालखंड आएगा, आप ये तय मान लीजिए कि इसमें भारत की नई चीजें उभर कर सामने आने वाली हैं और भारत की सोसाइटी, भारत की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है टेक्नोलॉजी से, मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक चीज जिसका उल्लेख पचौरी जी ने किया था, भारत में सोसाइटी को लड़ाने के जो प्रयास किए जाते हैं और टुकड़े टुकड़े में करने के, टेक्नोलॉजी उसका जवाब देने जा रही है। क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, दुनिया की सोसाइटी में बदलाव आया है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया, पहला न्यूज़पेपर 17वीं शताब्दी के आसपास आया, तो जानते हैं उसने क्या किया? चर्च के साम्राज्य को बहुत बड़ी चुनौती दे दी। क्योंकि अब तो चीजें छपकर सबके हाथ में आने लगी। पहले था कि जो बोलेगा वही समझ में आएगा या फिर लिखा जाएगा, हाथ से लिख के देना बहुत मुश्किल था। हजारों हजार लोगों तक एक बार में पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। और आप देखिए, यूरोप में नई क्रांति आई और जो धार्मिक रूढ़वादिता थी वो पीछे चली गई। जब से इंटरनेट का दौर आया तो अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई। क्योंकि अब जो कुछ बोला जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो हर आदमी के पास अवेलेबल है। यू कैन नॉट स्टॉप। और किसी भी व्यक्ति को, ठीक है बहुत सारी चीजें मैनिपुलेटेड हैं, वो अलग बात है, मगर कंपैरिजन करने के लिए आपके पास बहुत इजी टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप डीप डाइव करेंगे तो 80 से 90% आप हकीकत तक पहुंच सकते हैं। अब इसी कालखंड में आप देखिए भारत के लिए क्या हुआ। जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, भारत की श्रेष्ठता उभर के सामने आनी शुरू हुई। मैंने अभी कुंभ का उल्लेख किया। जब हम लोग जब बच्चे थे 80 के दशक में, हम सब ने पढ़ा है, जो लोग हमारी जनरेशन के होंगे या हमसे सीनियर जनरेशन के होंगे, कि कुंभ संगम कहां है? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना इन द मिथिकल सरस्वती। बट क्या हुआ? 1990 के आसपास नासा की सैटेलाइट पिक्चर में सरस्वती नदी का ट्रैक दिख गया। उसके बाद जियोलॉजिकल डाटा आया और जियोलॉजिकल डाटा ने जियोलॉजिकल शिफ्ट का सिमुलेशन करके यह भी बता दिया कि 5000 साल पहले वो सूखी थी। अब एआई आने के बाद वो बनी कब, किस समय वो आगे बढ़ी, किस समय वो सूखी, ये सारे डाटा जो लगता था दशकों लगेंगे आने में, वो 1-2 साल में आने लगेंगे। यानी टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया। राम सेतु काल्पनिक है, नासा के सैटेलाइट ने दिखा दिया भाई राम सेतु है। अब जियोलॉजिकल डाटा से समझ में आता है कि वहां के ऊपर एक रिज बनी हुई है, तो रिज के ऊपर वो बनाया जा सकता था। और तो और आप सोचिए, राम मंदिर का विषय था, रोक लगा दी गई थी, खुदाई नहीं होगी, क्योंकि खुदाई में 1976 में कुछ दिखने लगा था। अब क्या बताएं, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। कोर्ट से आदेश करवा लिया था खुदाई नहीं होगी। फिर क्या हुआ? ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्निक आ गई। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जब मैपिंग की गई तो नीचे दिख गया। मतलब किसी ने कहा ऑपरेशन नहीं कराना, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है ना। जब अल्ट्रासाउंड किया गया भूमि का तो दिखने लगा स्ट्रक्चर। फिर 2003 में अटल जी की सरकार ने वो कोर्ट में दिया, कोर्ट ने परमिशन दे दी, अब सब कुछ नीचे निकल आया। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और भारत के बारे में अब एक और आप बात समझिए। भारत में लड़ाने का प्रयास किया जाता है, इनके पूर्वज ये थे, उनके पूर्वज ये थे, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोचिए, मात्र 30-40 साल पहले की बात है, हम लोगों के बचपन में हिंदी फिल्मों की तमाम स्टोरी इसके इर्द गिर्द घूमती थी कि वो विलेन हीरोइन से कहता था ये बच्चा मेरा नहीं है, और वो पूरी फिल्म इसी पे चलती रहती थी। वो हीरोइन अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने में लगी रहती थी कि ये बच्चा किसका है। आज 2-3 दिन का काम है डीएनए टेस्ट के द्वारा। टेक्नोलॉजी ने यह बात बता दी। अब आप सोचिए, अब और टेक्नोलॉजी आगे क्या बता रही है? वो ये कह रही है कि जो आपकी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे की, अब आजकल आपसे डॉक्टर कहते होंगे बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो। क्यों? वो कहते हैं इसके एनालिसिस से यह भी पता लगेगा कि इसको भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है। ये भविष्य में किडनी का पेशेंट हो सकता है कि लिवर का पेशेंट। और इतना ही नहीं, यह भी पता लगेगा कि किस उम्र के बाद होने की संभावना है, यानी 60 साल के बाद या 70 साल के बाद। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड में जो डीएनए है वो क्या है? इट इज ए पैटर्न ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अगर वो ये बता सकता है कि किस उम्र में क्या होने वाला है, कौन सी बीमारी होने वाली है, तो पैटर्न ऑफ द प्लैनेट इन द स्पेस कैन ऑल्सो टेल कि किस उम्र में क्या होने वाला है और कौन सी बीमारी होने वाली है। क्योंकि इंटेंगल्ड कॉस्मिक एनर्जी यहां भी वही है, इंटेंगल्ड कॉस्मिक एनर्जी वहां भी वही है। जो हमारे यहां कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। अब मैंने क्यों कहा ऐसा? जो मैंने एटम, कंप्यूटर, जीन कहा था, तीनों सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं।
और जो जो आप सूक्ष्म तरफ जाते हैं, नॉलेज बेस वास्ट होता चला जाता है, ऐसी संभावनाएं खुलती हैं। अब एआई आने के बाद जानते क्या होगा? जो खतरा है और जो संभावना, दोनों बताते हैं। अभी कोविड आया तो कोविड के बारे में दो थ्योरी है, एक की वुहान के वेट मार्केट से निकल गया, और दूसरा कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो डेवलप किया जा रहा था। अगर थ्योरी नंबर 1 माने, ये दोनों ही बातें भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता को सिद्ध करने वाली हैं। अगर थ्योरी नंबर 1 माने कि वुहान की वेट मार्केट से निकला, आपको वेट मार्केट पता है क्या होता है? कि जिंदा जानवर वहां से आप खरीदिए और उसे मार के खाइए, ताजा। जैसे आप कहते हैं ना फल ताजा है, तो कहते हैं जानवर ताजा है। तो चमगादड़ खाने थे और चमगादड़ जिंदा रखने थे। क्यों? नया चाहिए, थ्रिलिंग चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, और उसके चक्कर में चले गए चमगादड़ खाने के लिए, और वो भी जिंदा चमगादड़ खरीदने के लिए, और ये प्रॉब्लम आ गई। हमारे यहां कहा गया है नए थ्रिलिंग एक्साइटिंग के चक्कर में मत पड़ो। प्रकृति में अगर कुछ भी, हवा सोचने लगी नया थ्रिलिंग एक्साइटिंग करना है, पानी सोचने लगा थ्रिलिंग एक्साइटिंग करना है, भूमि सोचने लगी थ्रिलिंग एक्साइटिंग करना है, तो दुनिया में जलजला आ जाता है। हमारे यहां कहा गया था नियम परंपरा का पालन करो। आइए पॉइंट नंबर 2, इफ दिस वॉज ए वेपन, तो ये क्या दर्शाता है? अगर गलत व्यक्ति के हाथ में विद्या पड़ जाएगी तो वो समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती ला सकता है। हमारे यहां कहा गया पात्रता ध्यान में रखकर व्यक्ति को विद्या का दान देना चाहिए था। आप सोचिए, उनके हाथ में आई। अब मैं बताना चाहता हूं, ये तो बड़ा एलिमेंट्री लेवल का बायोलॉजिकल वेपन था, अगर बायोलॉजिकल वेपन माने तो। ये तो कुछ कुछ वैसा था जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बम होते थे ना, फाइटर प्लेन आते थे, ऊपर से किसी शहर के ऊपर बम गिराते हुए चले जाते थे, गिरा दिया, जहां गिरना हो गिर जाए, जिस बिल्डिंग को टूटना हो टूट जाए, नो स्पेसिफिक टारगेट। आज क्या होता है? लेजर गाइडेड मिसाइल आती है 1000 किलोमीटर दूर से, इस बिल्डिंग के इसी कमरे पे आके गिरेगी। तो आपको पता है, ये अगर बायोलॉजिकल वेपन माना जाए तो ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्रूड बम की तरह था। नेक्स्ट स्टेज विल बी जीनोम स्पेसिफिक वायरस, क्योंकि अगर आपने वायरस से किसी देश की आबादी को तबाह भी कर दिया तो आप उस देश का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस तो मरता ही नहीं, वो तो 20-20 साल जिंदा रहता है। आप कभी वहां गए, आपको पकड़ लेगा। तो अब आगे रिसर्च होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर रिसर्च बहुत हो रही है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जीनोम स्पेसिफिक वायरस के ऊपर बात जाएगी कि भाई जैसे वो ऐसा बनाएंगे कि यूरोपियंस को मारे, चाइनीज को ना मारे, या चाइनीज को मारे, यूरोपियंस को ना मारे। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद एक और चीज बड़ी बढ़िया होने वाली है। ये जो हमारे यहां उल्टा सीधा पढ़ाया गया है कि वो फलाने वहां से आए थे, ढिमाके वहां से आए थे, आर्य बाहर से आए थे, तो कोई मंगल वहां से आए थे। जैसे एक हमारे वो थे ना अंकल सैम, जिन्होंने बैठ के बाहर से एक ज्ञान दिया था कि वेस्टर्न इंडिया वाले अरब से आए थे, ईस्टर्न इंडिया वाले चाइनीज से आए थे, नॉर्दर्न इंडिया वाले यूरोप से आए थे, सदर्न इंडिया वाले अफ्रीका से आए थे। अब जीनोम सीक्वेंसिंग से सब दिखाई पड़ने वाला है कि कौन किसका था। जो मैंने कई बार टीवी पे बोला कि जो लोग अपने को मुगलों से जोड़ते हैं, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था, अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें, कोई मंगोल और उज्बेक डीएनए से कनेक्शन नहीं निकलने वाला। सोसाइटी की सोच बदलने वाली है टेक्नोलॉजी के द्वारा। और उसका प्रमाण क्या है कि अभी भारत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जो डिनर था, उस समय उनका वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि वी आर हैविंग कनेक्शन विद इंडिया, नॉट जस्ट कल्चरल, इट इज जेनेटिक ऑल्सो। और उनका ये स्टेटमेंट है कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वॉज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। ये जो थ्योरियां दी जा रही थी, ये थ्योरियां भी ध्वस्त होने जा रही हैं, क्योंकि अब एआई के बाद वो जीनोम सीक्वेंसिंग जो डिकेड्स में होने वाली थी, वो अब जल्दी जल्दी होने जा रही है। अब आप कहेंगे बाकी सब तो ठीक है भाई, पत्रकारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब वो मैं बताना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी पत्रकारिता को कैसे बदलती है। 2005-6 आते आते, जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि ऐसा कंट्रोल था मीडिया के ऊपर एक पर्टिकुलर विचारधारा का कि हर इंटरव्यू में सिर्फ गोधरा और इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाता था। इंटरव्यू देने का औचित्य खत्म हो गया था। ऐसा लगा था कि जो हम बताएंगे वही दिखाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा और बात समाप्त। मगर टेक्नोलॉजी एक नई आई, सोशल मीडिया, उसने क्या किया, उसने एक बाईपास क्रिएट कर दिया, जैसे कि बांध के ऊपर से जाने का रास्ता, और कुछ ही समय में वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसने उस ब्लॉक रोड के ऊपर से जाकर
अपना ट्रांसमिशन शुरू कर दिया, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो गया, तो चंद लोग जो कंट्रोल करके बैठे हुए थे कि जो पिक्चर हम दिखाना चाहेंगे वही पिक्चर दिखेगी, इसके बियॉन्ड नहीं दिखेगी, तो दूसरी पिक्चर भी दिखने लगी। दूसरी पिक्चर दिखने लगी तो 2014 में पिक्चर राजनीति की भी बदल गई। और यह भी मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यद्यपि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर जो जो मीडिया स्वतंत्र होता चला गया, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई। 1975 में इमरजेंसी में बहुत बड़ी लड़ाई पत्रकारों ने लड़ी, उसमें हम आंशिक सत्ता में आए। अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया 1990 के दशक में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स 95 में आने शुरू हुए, 96, 97, 98। अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंफॉर्मेशन पे, और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन अयोध्या में गोलियां चली थी, दूरदर्शन के आर्काइव देख लीजिए और रेडियो की आर्काइव, मुझे तो याद है उन्होंने कहा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, वो चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स में गुंबद पे चढ़े हुए कार सेवकों की भगवा लहराते हुए फोटो थी। सरकार पानी पानी हो गई, और इसलिए खिसियाकर 2 नवंबर 1990 को दोबारा गोली चली थी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने कहा अब लोगों को समझ में आया, अरे कहा तो जा रहा था कि यह हुआ है, मगर दिखाई तो यह पड़ रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आ गए, फिर 24 आवर्स चैनल 1999-2000 से आए, वहीं से हमारी सत्ता और मजबूत होती चली गई। कारण यह भी था कि अब कंट्रोल करना मुश्किल होता चला, कि कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की गई। फिर आइए नेक्स्ट स्टेज आया सोशल मीडिया। 2010 के बाद सोशल मीडिया ने जो बूम लाया, हम स्पष्ट बहुमत के साथ आ गए। तो आश्वस्त रहे, मैं तो आश्वस्त हूं, एआई के बाद भी जो आने वाला है, भले ही कंट्रोलिंग कितनी भी करने की कोशिश की जाए, यह सही है कि कार्नी मिलान यूनिवर्सिटी ने और एक चाइनीज यूनिवर्सिटी ने ज्वाइंट रिसर्च में कहा है कि जो हमारे एआई के टूल्स हैं, इनकी भी लीनिंग है। जैसे चैट जीपीटी की लेफ्ट लीनिंग है, और GPT-4 जो मेटा से चलता है उसकी थोड़ी राइट लीनिंग है। और यह बात भी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। जो बात मैंने पहले बोली थी, किस ढंग से मीडिया को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, जो मैंने आपसे बताया। एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या था? टियानजाओ। आप जाके नेट पे सर्च करेंगे तो कहेगा हाँ एंशिएंट चाइनीज में नाम था, बट इसका मीनिंग जानते क्या बताएगा? वो इंडिया वॉज लुक्ड इन 5 डिफरेंट पार्ट्स बाय द चाइनीज, वेस्टर्न पार्ट, सदर्न, सेंट्रल वगैरह वगैरह। मगर इस टियानजाओ शब्द का असली अर्थ है सेंटर ऑफ हेवन। जाओ शब्द का अर्थ होता है चाइनीज भाषा में केंद्र, जैसे हमारे यहां पुर, मतलब जोधपुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर, वैसे वहां जाऊ होता है, इसलिए आपको हांगजाऊ, ग्वांगजाऊ उनके शहरों के नाम मिलेंगे। और टियान का अर्थ होता है हेवन। ये तब पता लगेगा जब आप चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाके TIN टियान का मीनिंग देखिए और जाऊ का मीनिंग देखिए। तो वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया की सुप्रीमेसी कहीं भी दिखे चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर, मगर जो प्राचीन नाम चीन में प्रयोग किया जाता था उसी में इंडिया की सुप्रीमेसी दिख रही। मगर चिंता मत करिए, जो जो ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी, क्यों तो सोसाइटी एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं इस विषय को मानता हूं कि ये एआई का काल एक अवेकनिंग इंडिया का काल भी होगा, एक कालखंड होगा जिसमें भारत एक नए तरीके से, नए स्वरूप से उभर कर सामने आएगा। आज पत्रकारिता को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज पत्रकारिता में वास्तविकता में लोकतंत्रीकरण हो रहा है। जैसे राजनीति का लोकतंत्रीकरण 1977 के बाद शुरू हुआ, उससे पहले एक ही पार्टी की सरकार थी, सरकारें बदलना 1977 के बाद शुरू हुई, और 1998 के बाद केंद्र में, राज्यों में सरकारें बहुत तेजी से बदलने लगी। और फिर अब कोई नहीं कह सकता कि अमुक राज्य पे या अमुक केंद्र में अमुक पार्टी का ही शासन रहेगा। मगर जो इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट पे था, उस पे डेमोक्रेसी की शुरुआत 1990 में हुई, जब वर्नैकुलर मीडिया यानी हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के मीडिया में दूसरी विचारधारा को स्थान मिलना शुरू हुआ। पहले 50 साल एक ही विचारधारा का स्थान था, दूसरे का कोई स्थान नहीं था। और जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, यानी प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश मीडिया, उसमें तो 2014 के बाद दूसरे विचार को स्थान मिलना शुरू हुआ है। जैसे क्षेत्रीय मीडिया में 1990 के दशक के बाद दूसरे विचार को स्थान मिलना शुरू हुआ, ये 2010 के दशक के मध्य में पिछले 8-10 सालों में इंग्लिश मीडिया में दूसरे विचार को स्थान मिलना शुरू। अपना अपना विचार रखो भाई, तुम ये भी कहो, ये भी कहो, ठीक है, दोनों लोग तय कर लेंगे कि क्या सच है।
परंतु अगर किसी को असुविधा लग रही है तो वो इसलिए लग रही है क्योंकि भाई एक मोनोपोली जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस जो है वो किसी को खत्म होती नजर आ रही। पर मैं मान रहा हूं ये लोकतंत्रीकरण हो रहा है सूचना का, पत्रकारिता का, और इसके द्वारा जो परिवर्तन आने वाले हैं, जैसे पत्रकारिता ने कई बड़े बड़े परिवर्तन किए। 1977 की गवर्नमेंट बदलना, राजीव गांधी जी की सरकार बदलना, राम मंदिर के आंदोलन में बड़ी भूमिका, और उसके बाद आज के समय में अब क्या हो गया है, हर व्यक्ति के हाथ में जो ये पावर आ गई है, इसके द्वारा आप सूचना के एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी साइंस, आपके मेडिकल एस्पेक्ट, इन सब से लेकर एक बिल्कुल नए डायमेंशन में ले जाएगी। इसीलिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार के द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और उसमें बेसिकली एग्रीकल्चर, हेल्थ और जो अर्बन डेवलपमेंट है, इन तीन में विशेष रूप से इसके रिसर्च की व्यवस्था की गई है। 500 करोड़ रुपए एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंप्लीमेंटेशन के लिए रखे गए हैं। ये सारी चीजें हमारे नए डायमेंशंस को आगे बढ़ाती हुई चली जाएंगी। और एक बात जो कही थी, हमें एक और चीज पे लड़ाने का प्रयास किया जाता, भाषा पे। आपने देखा होगा ना, तमिल हिंदी में लड़ाओ, मराठी हिंदी में लड़ाओ, पंजाबी बंगाली में लड़ाओ। अब एआई मॉडल के थ्रू रियल टाइम एक्चुअल ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में आप चाहेंगे अपने फोन में लगाएंगे, तुरंत हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया था काशी तमिल संगमम में, 5 मिनट तक उनका हिंदी का भाषण रियल टाइम में तमिल में ट्रांसलेट हो रहा था। तो ये तमाम पार्टियां जो ये ज्ञान देने की कोशिश करती हैं कि भाषा पे लड़ा लेंगे, अब एआई का दौर उस भाषा की लड़ाई को पे चैलेंज बन के उभरेगा। ये एआई का दौर जेनेटिक सीक्वेंसिंग के द्वारा आपकी उत्पत्ति की बात पे चैलेंज बन के उभरने वाला है। ये प्रभाव सोसाइटी के ऊपर पड़ने वाले हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि पूरे भारत के एकीकरण में, और एक और बात आप समझिए, सोसाइटी में एक और चेंज आने वाला है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि नई नौकरियां क्रिएट होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें समाप्त होती तो नई नौकरियां नहीं आती हैं। एक दौर में नाटक नौटंकी होते थे, वो समाप्त हुए तो फिल्म का दौर आ गया, नए जॉब्स क्रिएट हो गए उससे ज्यादा। मगर अब जॉब का बेसिक आधार भी बदलने लगेगा, यह भी समझ लेना चाहिए। देखिए क्या होगा एआई के बाद, ये 9 to 6 वाले जॉब की वैलिडिटी ग्रेजुअली आने वाले ईयर्स और डिकेड में खत्म होती चली जाएगी। अब तो ज्यादातर 75% जॉब प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे। आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया, आप करके दिखा दीजिए। अगर आप तेज हैं तो 1 हफ्ते में काम करिए, 3 हफ्ते घूमिए। 1 हफ्ते में आपको प्रोजेक्ट इतना पैसा दे देगा, 1 महीने काम करिए, 6 महीना घूमिए। और वो प्रोजेक्ट आएंगे कहां से? जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एजेंसी से आए, वो दुनिया के किसी की कोने में बैठा हुआ व्यक्ति आपको देगा, जिसकी आप थोड़ी बहुत झलक आउटसोर्सिंग के दौर में देख चुके हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि नौकरी को लेकर भी जो राजनीति होती है, उसके लिए भी आने वाला दशक और अगले 2 दशक टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नया डायमेंशन लेके आने जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है, अब एक और बात आप समझिए, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन अटल जी की सरकार में आई थी, डिजिटल रिवॉल्यूशन मोदी जी की सरकार में आई। ये डिजिटल डाटाबेस बनाना बहुत जरूरी था। और भारत में उसका आधार क्यों है, आप इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि आज 1 अरब 4 करोड़ लोगों के हाथ में फोन है, 82 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, और भारी संख्या में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब सोचिए जब 5G स्पीड आएगी, उसके साथ एआई होगा, और जब भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर का दौर आएगा, जॉब का आधार ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो जो लोग अभी वर्तमान खांचे में, या यूं कहूं कुछ लोग जो 20वीं सदी के दौर में जी रहे हैं, कि वो सबको आपस में जिन पुराने आधारों के ऊपर लड़ाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एआई के आगे चकनाचूर होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ने जा रही है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, हम लोग बच्चे थे तो टेलीफोन बहुत बड़ी चीज होती थी। पचौरी जी को याद होगा, उस दौर में सांसद कोटा होता था, ये 1 साल में 20 टेलीफोन दिए जाएंगे। इवन जो लोग कहते हैं ना, इसके पास एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया है, ये संपत्ति का वितरण कर दो। मेरे भाई, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस देश में 15-16 करोड़ स्मार्टफोन थे। आप कहते सबसे छीनो और सबको बांट दो, तो आज हर आदमी के हाथ में एक नोकिया होता पुराना वाला। इतना ही कर पाते ना, टेक्नोलॉजी को यूज किया, आज 82 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है।
और कहीं ज्यादा फास्ट स्पीड से चलने वाले स्मार्टफोन है और 1/30 कॉस्ट पे चलने वाला जीबी का डाटा है। अब इसके बाद सोसाइटी पे यह भी प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया तो भ्रष्टाचार का स्कोप खत्म हो गया। अब एक और बात समझिए जो एआई का प्रयोग होने वाला है, जैसे कुंभ में गणना कैसे हुई एआई की, चेहरों के आधार पे। अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अभी तक क्या होता था, सीसीटीवी में आपने मुंह ढक लिया तो मुश्किल है कि सीसीटीवी आपको पहचान पाए, मगर एआई ऑपरेटेड जो कंप्यूटर्स होंगे, अगर आपने मुंह ढका भी हुआ है, वो आपके पैटर्न को देखकर काफी हद तक आपके चेहरे की बनावट कैसी है उस तक पहुंचने में सफल होंगे। और आपने आंखें तो खोल के रखी होंगी, वो आंखें का रेटिना भी रीड कर लेगा और उसके बाद डाटाबेस से आपको फाइंड आउट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा। जैसे आप गूगल पे आज किसी का नाम सर्च करते हैं, डिटेल आ जाएगा, उसके बाद आप उसकी फोटो डालेंगे और उसका सारा डिटेल आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ चैलेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज बन के ये टेक्नोलॉजी आने वाली है। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने कुछ विषय रखने का प्रयास किया कि आप ये समझ सकें। मगर एक बात और भी समझ लीजिए, जो अभी उपेंद्र राय जी कह रहे थे कि अब हमको कैप्चर कर लेगी, तो अभी जो हमारे पास एआई जनरेटेड रोबोट है ना, मानव मस्तिष्क के कंपैरिजन में उनकी अभी नॉलेज बेस जानते कितनी है? एक कॉकरोच के बराबर। और कॉकरोच भी ऐसा जो बेचारा बहुत थका भटका सा कॉकरोच पड़ा हुआ हो। तो अभी वहां से लेके वो मधुमक्खी के बराबर की इंटेलिजेंस पाएंगे, फिर डॉग और कैट के बराबर की इंटेलिजेंस पाएंगे, फिर मंकी के बराबर की इंटेलिजेंस पाएंगे, तब जाके कहीं हमारे उसमें आएंगे। मगर जो मैं कहना चाहता हूं, एंड में आपको यह बात बताना चाहता हूं, हमें समझना चाहिए कि भारत यहां पे कहां खड़ा होगा। जैसे आज से 100 साल पहले आप कहते थे कि ध्यान लगाओ तो ज्ञान प्राप्त होता, लोग कहते थे बेवकूफी की बात है, बकवास की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ज्ञान प्राप्त करना, जाओ लोगों को मिलो, चीजों को देखो, लोगों से बात करो तो समझ में आएगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। पर आज आपको यदि कोई अखबार पढ़ना है, मान लीजिए वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ना है, तो दो तरीके ना, यहां से वॉशिंगटन की फ्लाइट लीजिए, 16 से 20 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट। आज का अखबार कल पढ़िए जाके फिजिकली, और एक है कि अपने मोबाइल में खट से डाउनलोड करिए और पढ़ लीजिए। क्यों? मोबाइल एक डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई है उसने इसके लिए सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी प्रकार हमारा शरीर एक डिवाइस है और इसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसने शरीर बनाया है उसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया उसने कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। बस आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है और खट से वो डाटा आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वांटम कंप्यूटर, एआई के बाद का जो दौर है, क्वांटम कंप्यूटर हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा करने जा रहा है जहां पर कि हमें अनुभूति होगी और वो चीज सीधे नॉलेज में आ जाएगी। तो कुछ बातें जो एकदम बकवास मानी जाती थी हमारी, वो आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत उपयोगी और सकारात्मक होती जाएंगी। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा जो पत्रकारिता के संदर्भ में, जैसे आजकल हमको एक अमेरिका से हमारे मित्र ने बताया कि साहब आप ऐसा करिए, अपना डिजिटल जो है वो फॉर्म जो है उसको रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि अब एआई भविष्य में इतना ताकतवर होने वाला है कि वो आपके बिहाफ पे इंटरव्यू दे देगा, जो उपेंद्र राय जी कह रहे थे, आपके बिहाफ पे स्पीच दे देगा, आपकी सारी स्पीचेस कनेक्ट कर लेगा और उसको मिला के एकदम ऐसी स्पीच दे देगा, लगेगा आप ही बोल रहे हैं। तो उनका कहना था, और ये भविष्य में हो सकता है, जो लोग पब्लिक फिगर होंगे सबको ये कराने की जरूरत पड़ेगी। मगर यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इनपुट डाटा जितना होगा उतना ही वो कर पाएगा, इनपुट डाटा के बियॉन्ड नहीं कर पाएगा। एआई का इनपुट डाटा मनुष्य है और हमारा इनपुट डाटा भगवान है। क्योंकि हमें जब उस नेटवर्क से कनेक्शन होगा तो हमारा डायमेंशन इतना वाइड होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये तो बच्चों का खेल है। और ये मैं लास्ट में आपको इसलिए भी एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अगर किसी ने बहुत साइंस ना भी पढ़ी हो, 2022 में 3 साइंटिस्टों को साइंस का नोबेल प्राइज मिला। उसमें एक ऑस्ट्रियन था, एक अमेरिकन था। वो मिला किस चीज के लिए? वो मिला क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी का एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है कि अगर एक
पार्टिकल से दो पार्टिकल निकले हुए हों, अलग हुए हों, तो वो इंटेंगल्ड पार्टिकल होंगे। आप इंटेंगल्ड पार्टिकल को सेपरेट कर दीजिए और आप एक पार्टिकल पे एक्शन करेंगे तो देयर विल बी इमीडिएट रिएक्शन ऑन द अदर पार्टिकल irrespective of distance. And when you are saying irrespective of distance, it doesn't mean 100 and 200 kilometer. It means anywhere in the universe. यानी अगर वो 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने यह कहा था कि ये थ्योरेटिकली दिख रहा है मगर प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल हुआ तो उसने वर्ड कहा था दिस विल बी ए स्पूकी यूनिवर्स, ये भुतहा हो जाएगा यूनिवर्स। मगर 2022 में उन 3 साइंटिस्टों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट को प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया है। यानी अब यह होता है कि पूरा यूनिवर्स, आप सोचेंगे कि वो आपके एक पॉइंट के ऊपर आकर कंसंट्रेट हो सकता है, क्योंकि अभी तो समझ ही नहीं आता था कि यहां एक्शन किया वहां रिएक्शन कैसे हो गया। अब फिर मैं कहना चाहता हूं, आज के दौर में जब ये वक्फ वाला मामला बहुत चल रहा था तो उसमें ताजमहल की बात आई थी, तो मैंने जो पार्लियामेंट में बोला था उसको मैं अभी इससे कनेक्ट करके आपको बताता हूं। मैंने बात बोली थी कि ताजमहल के साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी जुड़ा है कि शाहजहां को जब जेल में रखा था औरंगजेब ने, और वो दूर से बैठ के उस ताजमहल को देखता रहता था और उसे पानी भी लिमिटेड मिलता था, एक सुराही पानी मिलता था। उसने उसको लिखा भाई मेरा पानी बढ़ा दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया था कि आप पानी नहीं बढ़ाएंगे, जितना पानी है उसी में काम करो। तो दुखी होकर शाहजहां ने एक फारसी में शेर लिखा था कि ए पिसर तू अजम मुसलमानी, दे पिदरा जिंदा आप तरसानी, दे आफरीन हिंदुआन सदबार, जे दिहंद मुर्दरावा पिदरा दायम आब। ये फारसी का इसका मीनिंग यह है, तू कैसा मुसलमान है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो 100 बार आफरीन उन हिंदुओं के लिए है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हमारी इस चीज का भी मजाक उड़ाया जाता था कि भाई ये कौन सी बात है, आपने कहा यहां पिंडदान किया तो वहां कैसे पहुंच जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, हम आप और सब अपने पूर्वजों के इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं कि नहीं? एक ही पार्टिकल से निकले हैं ना। इफ 2 entangled particles are separated and if there is an action on one particle, there will be reaction on other particle anywhere in the universe. वो किसी प्लैनेट पे, किसी गैलेक्सी में, किसी मिल्की वे में, यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में होंगे, वो चीज उस तक समझ जाएगी। जो बात बकवास मानी जाती थी, आज हम उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जहां वो नई होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि ये टेक्नोलॉजी आपको, आपके जीवन को, आपके समाज को और भारत को कहां पे ले जाने वाली है। एक लाइन में और समझ लीजिए कि जो आज हम लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश है जो बड़ी फेवरेबल लगती है सबको। क्यों? इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मात्रापाई है ही नहीं। तो क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी अच्छी है, 0101 बाइनरी के लिए ABC। बट जैसे ही आप क्वांटम के एरा में प्रवेश करेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक पैटर्न पे आएंगे, तो जिन लैंग्वेजेस में मात्रा पाई ज्यादा है, सिंक्रोनिटी उसमें दिखेगी। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमेशा डिजिटल पे नहीं रहने वाली है, वॉइस कमांड पे आने वाली। आप बोलते हैं और वो टाइप हो जाता है। अब जब वॉइस कमांड पे आएगी तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस के नोट्स को भी सेपरेट करेगा। वॉइस को नोट्स को सेपरेट करेगा तो उसकी भी सोनोग्राफी रिसर्च होगी। सोनोग्राफिक रिसर्च होने के बाद आएगा कि कौन सी नॉइज का आपके वाइब्रेशन पे, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और कई बार लोग हम लोग कहते हैं नहीं साहब आप लोग तो पहले नहीं बताते, बाद में बता देते हैं कि वेद में ये लिखा था। तो मैं अभी कह के जा रहा हूं, ये 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, जिस दिन सोनोग्राफिक रिसर्च सिंक्रोनिटी ऑफ दी लैंग्वेजेस के साथ होगी, अगर कभी 20 साल बाद प्रूव हो गया कि आदित्य हृदय स्रोत को अनुष्टप छंद में जाप करने से हार्ट मजबूत होता है, उस दिन दुनिया पागल होकर हमारी तरफ भागेगी। और हमारे यहां इसलिए इस सिंक्रोनिटी का महत्व आप देखिए, जितनी भारतीय भाषाएं सब में मात्रा पाई है, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, सब में मात्रा पाई है। और इसीलिए भारत की मूवीज में गाने ज्यादा होते हैं,
वेस्टर्न मूवीज में गाने नहीं होते, को गाने के लिए रिदम चाहिए, रिदम के लिए मात्रा पाई चाहिए, मात्रा पाई के साथ सिंक्रोनिटी चाहिए। हमारे यहां धर्म ग्रंथ भी छंद में लिखे गए हैं। वेदों के मंत्र छंद में हैं, तो रामचरितमानस की चौपाइयां चौपाई में हैं, तो कहीं दोहा में है, तो कहीं भजन में है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक नया एरा आने वाला है। बी वेरी कॉन्फिडेंट। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। भारत का वक्त आ गया है। हम चाहें या ना चाहें, टेक्नोलॉजी हमें धीरे धीरे उस मुकाम पर लेने जा रही है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी को दबाने के लिए नहीं आगे बढ़ने वाले। हम वो नहीं है कि हमें किसी को दबाना है, किसी को पीछे करना है, किसी को वो करना है। हमें दुनिया को साथ में लेके आगे चलना है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, विश्व का मित्र बनना है और विश्व गुरु बनना है। और उसको जिस विचार के साथ बनना है, वो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, इस कविता की पंक्ति से समाप्त करता हूं, जिसको लेकर बड़ा आक्षेप लगाया जाता था, उस हिंदुत्व के विचार के साथ। जो उनकी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका अंतिम छंद है जो भारत के राइज में दुनिया में क्या होगा उसको प्रमाणित करता है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। एआई से मस्तिष्क जीतेंगे, हृदय नहीं जीतेंगे। हृदय हम जीत के दिखाएंगे। इसलिए यह टेक्नोलॉजी एक नए युग की तरफ हमें ले जा रही है, जिसको आप ये समझिए, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।